हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो बिहार अमीन के और राजस्व कर्मचारी के जो नया नियमावली बनी है उसके बारे में बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था, उसके कमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बात करेंगे बिहार अमीन के 1767 पोस्ट के एलपीए के अपडेट के बारे में और इनको इस नियमावली से क्या फ़ायदा मिलेगी इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो न्यू बहाली है आने वाली, ठीक है, जिसमें कि विशेष सर्वे अमीन कानून को लिपिक, उसमें आखिर किस डिग्री की जरूरत पड़ेगी, उसमें अमान्य डिग्री मान्य होगा या नहीं होगा, उसमें भी 12th बेसिस होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर जो 1767 बहाली हो गई उसमें इस नियम का क्या है, अगर ये नियम हो गई तो उसको भी तो रद्द माना जाएगा। तो बात यहाँ पर देख लीजिए, जो लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट आप देख लीजिए, आपको क्लियर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि निरसरण एवं या वृत्ति इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से अधिसूचना बिहार अमीन नियमावली संवर्ग 2013, बिहार अमीन संवर्ग संशोधन नियमावली 2016, बिहार अमीन संवर्ग संशोधन नियमावली 2017, बिहार राजस्व कर्मचारी नियमावली 2011, बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2013 एवं विभाग से अमीन एवं राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी पूर्व निर्गत सभी पत्र, आदेश, परिपत्र को निरस्त किया जाता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। मतलब आज से जो भी नया बहाली आएगा उस सब पर ये नया नियमावली लागू होगा, पहले वाला जितना भी नियम था उस सबको निरस्त किया जाता है। यहाँ पर ये बातें बोली गई है, लेकिन जो पहले जितनी भी बहाली हो गई है उस पर जिस रूल से हुआ है उसको मान्य किया जाएगा। तो 1767 जो बहाली हुई है वह पूर्व नियम पर हुई है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए इस बात को यहाँ पर लिखा हुआ है ख में, ठीक है। देखिए कर ऐसे निरसरण के होते हुए भी पूर्व सरकारी परिपत्रों, नियमावलियों या अन्य के अधीन की गई सभी नियुक्तियाँ, देख लीजिए यहाँ ध्यान से लिखा हुआ है, कानूनन विधिमान रहेगी मानो इस नियमावली के सुसंगत उपबंधों के अधीन की गई हो। तो पिछला जितना भी बहाली हो, पिछले वाले जो नियम पर हो वह मान्य होगा। इस सिर्फ न्यू बहाली के, आज से जो नया बहाली अब आएगी उसके लिए यह पुराना नियम ना काम करके ये जो नियम है, ठीक है, ये करेगी और पुराना जितना भी नियम है सबको निरस्त किया जाता है और वह मान्य नहीं होगी, बल्कि अब ये नया जो नियमावली बन गई 12th बेसिस जो अमीन की बहाली है अब ये मान्य होगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिला, पहले जो आपको जो 25 नंबर का जो एक्सपीरियंस वाला को मिलता था मार्क्स, वो शायद अब उसको इसमें हटा भी दिया जा सकता है। वो भी ये नियम मतलब अमेंडमेंट जो हुई है, वह जो अनुभव वाले थे उनको जो 25 मार्क्स मिलता था उसका भी नियमावली मेरे अनुसार से आगे आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि जब 17-16 में जो नियमावली बनी थी, जो अमेंडमेंट सुधार हुआ, उसमें ये बात को बताया गया था कि एक वर्ष के 5 नंबर के अनुसार से अनुभव पर मैक्सिमम 25 मार्क्स दिया जाएगा अनुभव वाले को, लेकिन यहाँ इसकी चर्चा नहीं की गई। यहाँ पर सिर्फ ओनली 12th बेसिस जिस तरह से राजस्व कर्मचारी की बहाली होती है तो उसमें कोई अनुभव की चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि आपको टाइपिंग आता है, आपको राजस्व का नॉलेज है या नहीं है, आपको 0.25 के अनुभव के अनुसार से 1 साल के अनुसार से उसमें नहीं दिया जाता। उसी तरह से सेम टू सेम उसी रूल के हिसाब से आपको आगे की बहाली में जो 25 मार्क्स का जो अनुभव वाला था वो भी यहाँ पर निरस्त किया जाता है। लेकिन जो पहली बहाली हो गई 1767 में, उसमें जो 25 मार्क्स मिला है वह मान्य होगी, ठीक है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, यह बात यहाँ पर ख में बोला गया है, ठीक है। तो 1767 वाले को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 1767 वाले के लिए एक और प्लस पॉइंट है, यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि देखिए यहाँ पर लिखा है बिहार अमीन संशोधन नियमावली 2017, ठीक है, और नियमावली 2016, मतलब कि था ये नियमावली तभी ना इस बात की यहाँ पर चर्चा की गई है। अगर नहीं होती तो चूंकि विपक्ष वाले क्या किए हैं, वह सिर्फ 13 वाले नियम को दिखाकर इस बहाली के विज्ञापन को निरस्त करवा दिए और यहाँ पर 16 और 17 की भी देखिए चर्चा किया गया है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि 16-17 में संशोधन हुआ था और उस संशोधन के अनुसार से बहाली ली गई थी और उसमें ही बहाली बोली गई थी कि अनुभव वाले को 5 नंबर के आधार पर मैक्सिमम 25 नंबर, 1 साल के लिए 5 नंबर और मैक्सिमम 5 साल के लिए 25 मार्क्स दिया जाएगा और 75 नंबर बिना अनुभव वाले के लिए एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी और 12th बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर एक क्लियर कर दिया गया है कि 16 और 17 का अमेंडमेंट हुआ था और उस नियम को अब यहाँ पर आपके लिए भी पॉजिटिव प्लस न्यूज़ है, क्योंकि अब विपक्ष वाले के लिए कुछ तो रहा नहीं। वो लोग आप 1767 को परेशान तो किए हैं, बहुत परेशान किए, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लटका दिए, लेकिन उनको मिला क्या? कुछ नहीं। और आगे भी अब कुछ नहीं मिलेगा। आगे जो 25 मार्क्स अनुभव वाला मिल रहा था वो भी खत्म हो गया। तो आपको करने से, विपक्ष वाला जो रूल निभाने से क्या फायदा मिला? कुछ तो फायदा मिला नहीं। तो आपसे यही है अनुरोध कि जो अब 1767 वाले हो आप सीधे हट जाइए और 1767 वाले की ज्वाइनिंग प्रक्रिया जल्दी कंप्लीट होने दीजिए, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप कुछ भी कर लीजिए, नियम पास हो गया तो पास हो गया, ठीक है। और जो एलआरसी डिपार्टमेंट यही चाह रही थी इस नियम को बनाने के लिए, नियम बना दी। अब वह जो कि एलपीए केस दे रखा है यहाँ से अब कहानी चालू होगा और उसमें इस बात को भी बोला जाएगा कि मान लेते हैं आप अगर इस बहाली को अगर निरस्त भी कर देते हैं तो आपको फायदा मिलेगा क्या? फिर तो हम लेंगे 12th बेसिस ही, तो क्या फायदा है उससे?
कुछ फायदा तो नहीं ना होगा अमानत वाले को। तो जैसे हाईकोर्ट भी तो इस बात को समझेगी कि जो नया नियमावली बन गई तो उसमें तो अब अनुभव वाले को भी अब नंबर नहीं मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है 1767 वाले के लिए, बी पॉजिटिव रहें, आप लोग की जीत होगी। देखिए एक तो जो कि आपको पता होगा EFCC में जो 40 पोस्ट की ज्वाइनिंग हो गई सेम टू सेम इसी प्रोसेस से, तो वहाँ कोई समस्या तो क्रिएट हुआ नहीं। तो अब आपको वो एक प्लस पॉइंट तो था ही, साथ साथ ये अभी आपके लिए प्लस पॉइंट लेकर आया है। और जो विपक्ष वाले हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, बस वो फालतू के परेशान करेंगे। अगर वो अच्छे होंगे, स्टूडेंट होंगे, अगर उनको लगता होगा कि हमको कोई मतलब किसी को परेशान करने से कोई फायदा नहीं, तो जरूर हट जाएंगे इस मार्ग से और 1767 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया जल्दी हो पाएगी। अगर वो फालतू का होंगे, दिमाग चाटने वाले, मतलब कि बेफालतू के ना हम करेंगे ना उनको करने देंगे, तो इस बहाली को थोड़ा लंबा खींच सकते हैं और कर नहीं सकते कुछ, उनको कुछ है नहीं। देख लीजिए उनका नियम तो सामने है। तो हम बस यही रिक्वेस्ट करेंगे जो विपक्ष वाले हैं 91 जो भी थे, अब आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जो नियमावली बन गई वो बन गई, आप इसको कुछ काट नहीं सकते हैं, आपके पास कुछ है भी नहीं। चूंकि नया नियमावली बनकर मान लेते आप परेशान भी करिएगा 1767 को, तो आपको मिलेगा क्या? आगे मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि अब तो और 12th बेसिस कर दिया और अनुभव पर जो नंबर मिल रहा था उसको भी हटा दिया। जो अमानत के लिए अनुभव आप रखे थे वो भी आपके लिए खत्म हो गया। तो क्या फायदा है ऐसा करने से, किसी को परेशान करने से? कोई फायदा नहीं मिलने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 1767 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया से आप अलग हो जाइए और इनका बहाली प्रक्रिया जल्दी होने दीजिए, जिससे इन लोगों को भी फायदा मिलेगा। और रही बात आप लोग के लिए, आप कुछ भी करिएगा तो आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो नियम बनाने का काम है ना वो विधानसभा में ही बनती है। जो नियम बन जाती है, राज्यपाल से मोहर लग जाता है, उन नियम को मानना हाईकोर्ट का काम है। हाईकोर्ट भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी। जो नियम बन गया वो नियम बन गया, चाहे कुछ गलत ही नियम क्यों न हो, क्योंकि जो जितना भी चुन के जाते हैं जो कि विधानसभा में, वो अगर नियम बना दिए तो वही नियम को मान्य किया जाता है। राज्यपाल भी क्या करेंगे, वो तो मोहर लगा दिए, अब तो कुछ कर नहीं सकते, नियम तो बन गई और नियम बन गई तो यह मान्य है। आपको हंस के मानिए या रो के मानिए, आपको मानना पड़ेगा। तो अब आगे की बहाली प्रक्रिया के लिए 12th बेसिस कर दी गई है। और जो यहाँ पर बता दिया गया, जो कि कमेंट आपका था, लगभग आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि पहले की जितनी भी बहाली है जिस नियम पर हुआ है उसको मान्य किया जाएगा, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। तो 1767 वाले के लिए कोई परेशानी नहीं है। आप जिस नियम से आपका बहाली हुआ था उसी नियम से आगे चलेगी और न्यू जो बहाली आएगी वो ओनली 12th बेसिस होगा और उसमें कोई समस्या भी नहीं होगा। आप जो अनुभव वाला नंबर था वो भी लगभग खत्म कर दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड वाला कंडीशन था लगभग शायद वो भी खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ओनली फॉर 12th बेसिस ही जो कि वैकेंसी आगे ली जाएगी। जैसे कि आपको लिया गया था को, जैसे कि LRC डिपार्टमेंट में, जैसे कि बिहार SSC जो इंटर स्तरीय 10+2 जो बहाली ली थी सिर्फ 12th बेसिस, वैसा ही अब अमीन की बहाली आएगी। उसमें ना तो अब शॉर्ट लिस्टेड की समस्या आएगी और ना ही दूसरी जो है ये 25 मार्क्स का जो अनुभव वाला है वो भी मार्क्स लगभग दोनों, क्योंकि अगर होता तो उसकी चर्चा यहाँ पर की गई होती, लेकिन दोनों का चर्चा नहीं किया गया है कि नंबर बेसिस शॉर्ट लिस्ट। क्योंकि 16-17 में अमेंडमेंट किया गया था कि आपको नंबर बेसिस कम से कम 10 से ऊपर गुना बच्चों को लिया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड 12th बेसिस मार्क पर, और 1 वर्ष के अनुभव के अनुसार पर 5 मार्क्स मैक्सिमम 25 मार्क्स दिया जाएगा अनुभव वालों को। लेकिन यहाँ पर कोई उसकी चर्चा नहीं है, मतलब वो भी आपको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, जैसा होगा जो आएगा पता चल ही जाएगा कुछ दिन में। तो ये अब आप जैसे विपक्ष वाले से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मार्ग से अलग हो जाए, 1767 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया होने दें और आप अपने पढ़ाई पर लग जाए। इससे ज़्यादा बेटर रहेगा, पढ़ाई पर लगिएगा तो आपको आने वाले आगे के एग्जाम में आपको कुछ फायदा मिल सकेगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि यह जो बहाली है ना, जितना भी नियम है ना, यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले के लिए नहीं बल्कि परमानेंट बहाली के लिए लागू किया गया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो बहाली आएगी ना, उसमें अमानत डिग्री मान्य होगी और उसमें जो होगा आपको अमानत डिग्री की जो कि विशेष अमीन की बहाली आने वाली है, उसमें आपका अनुभव वाले के लिए वहाँ पर आपको काम करेगा डिग्री। तो आपको डिग्री लेने से भी कोई परेशानी नहीं है, आपका कहीं ना कहीं वो डिग्री काम जरूर करेगी। हाँ, बशर्ते अब ये 1767 चाहे आने वाले जितने भी जो कि परमानेंट बहाली होगी उसमें अमानत डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका कन्फ्यूजन लगभग दूर हो गया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन था बहुत से स्टूडेंट का, उसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से था, ठीक है, कि नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के बाद अगली वेतन वृद्धि तब मिलेगा जब राजभाषा द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा NELIT द्वारा आयोजित कंप्यूटर समझता जांच परीक्षा उत्तीर्ण हो। देखिए इसमें होता क्या है कि आप जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो पहला एग्जाम छोड़ा के दूसरा जो एग्जाम आपको कंडक्ट कराई जाएगी, जिसमें हिंदी व्याकरण से कुछ संबंधित क्वेश्चन होता है, कुछ आपके डिपार्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन होता है, कुछ टाइपिंग से संबंधित, तो उसमें आपको पास होना जरूरी है, तभी आपका जो है वेतन में वृद्धि जो रूल है वो लागू होगा, और नहीं तो अन्यथा आपकी वेतन वृद्धि लागू नहीं होगी, मतलब आपके वेतन में वृद्धि नहीं होगी। ये सभी के लिए ये कंपलसरी रहता है पास होने के लिए, अमीन में और राजस्व कर्मचारी दोनों के लिए ये रूल है। ठीक है, तो इसमें भी लगभग आपका कन्फ्यूजन हो गया होगा। ये आपको पहले की जरूरत नहीं है, बाद की है, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उस प्रक्रिया की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर भी आपका लगभग कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 1767 वाले बहाली की। देखिए 1767 वाली पर आपको ही पता होगा 2 LPA केस चल रही है और आपकी रास्ता ही बहुत आसान हो गई है। बस अब एक से 2 हेयरिंग होने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट भी तो इस बात को समझेगा, नया अमेंडमेंट भी रूल देख लेंगे, तो उनको सोचेंगे अगर मान लेते हैं इसको, अगर हम परेशान भी करते हैं तो हमको मिलेगा क्या, फिर तो 12th बेसिस ही बहाली आएगी, तो अमानत वाला को तो कुछ फायदा यहाँ मिलने नहीं जा रहा है। तो वो कन्फर्म है, आपकी अब रास्ते बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो इस पर 2 LPA केस चल रही है, LPA केस 13/2022 और दूसरा
39/2022। तो 13 का तो अभी सरकार ही इस रूले में लगी हुई थी, इसी कारण हो सकता है थोड़ा लेट कर रही थी। अब उसके लिए सरकार के लिए एक पक्ष मजबूत हो गया एलआरसी के लिए, क्योंकि ये भी पक्ष दिखाएगी वहाँ पर, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर अब रूल तो बदल दिए हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो अब इसकी कहानी यहाँ सब शुरू होगी। हो सकता है इसी चलते लेट हो रहा था 13 वाला के लिए। अब 13 वाला के लिए भी जल्दी इसकी आपको प्लस पॉइंट लेकर आएगी और एक हेयरिंग 2 हेयरिंग में आपको सुनाई आ जाएगी। वहाँ पर आपको डीवी के लिए ऑर्डर मिल जाएगा, आपको डीवी होगा, जल्दी ही आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएगी और ट्रेनिंग में आप लोग चले जाएंगे। और 39 में जो कि अभी जो चल रहा है इसका शायद 71 या 73 के लमसम अभी है नंबर पर कवर लिस्ट पर। देखिए अभी कितना दिन में इसकी सुनवाई होती है या नहीं होती है, जैसा जो अपडेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। जैसा कि अभी इसका 71 पर है तो मान के चलिए कल या परसों तक अगर हो जाती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो मान के चलिए आपको छुट्टी के बाद ही हो पाएगी। और छुट्टी से पहले हो जाती तो एक अच्छा रहता, बीच में डीवी से लेकर हर प्रोसेस हो जाता। और जो 1767 वाले स्टूडेंट थे उनकी जो मतलब बेसब्री का इंतजार है बहुत दिनों से, बहुत बेचैनी जो है उनका कम होता है, क्योंकि देखिए उनके साथ अन्याय हुआ है और अगर गलत भी कुछ होता है तो उनके साथ अन्याय भी होगा, क्योंकि आगे के बेचारे जितना भी प्रोसेस किए हैं वो अपनी मेहनत से किए, उनकी कोई गलती नहीं। सरकार जो नियम बनाई है उसी के आधार पर वो लोग यहाँ किए हैं और आगे का भी रूल 12th बेसिस कर दिए हैं। तो इतना मतलब परेशान भी अगर कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। उन लोग की जितनी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि एलआरसी डिपार्टमेंट में भी अमीनों की बहुत कमी है, पता है सबको, डिपार्टमेंट को भी पता है और स्टूडेंट को भी पता है। तो एलआरसी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोसेस को जल्दी करके इन लोग की ज्वाइनिंग प्रक्रिया जितना जल्दी हो सके करवा दे। ठीक है, अब चलते हैं बात कर लेते हैं जो न्यू बहाली वाला। तो देखिए न्यू बहाली की जैसे हम अभी पता किया एलआरसी डिपार्टमेंट से, तो उसमें चल रहा है, हो सकता है कुछ थोड़ा आपको डिले मिले, कुछ टाइम लग सकता है, जिसमें कि विशेष सर्वे अमीन जो बहाली है अभी और कानून लिपिक इत्यादि जो पोस्टों की बहाली है वो कुछ दिनों में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका कंफर्म डेट नहीं है, इसलिए हम आपको भी कंफर्म नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और रही परमानेंट अमीन की बहाली तो 1767 क्लियर होने के बाद ही कुछ बहाली आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में पता चलेगा। पहले 1767 बहाली किसी भी तरह से कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही कुछ आपको अपडेट मिल सकता है, जो कि परमानेंट बहाली जो परमानेंट अमीन है। और रही बात इनकी, तो देखिए मेरे अनुसार से अब आने वाला बहाली में न्यू में इनके ग्रेड पे जो है कि 2400 होने जा रहा है, जो कि बिहार अमीन के बहाली के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए। चलिए आज का फिलहाल यही अपडेट था, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।